हेलो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अब करंट अफेयर्स के बारे में। आज से हम लोग नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स, जो डेली रूटीन पे चलेगा आपका। फिलहाल आज तो आपका शाम को चला है, लेकिन रेगुलर मॉर्निंग में आपका 11 बजे से पहले आपके पास करंट अफेयर्स पहुंच जाएगा। आप जीआईसी टेक्निकल चैनल और जीआईसी नॉन टेक्निकल चैनल पर आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम करंट अफेयर्स। भारत सरकार, देखिए, भारत सरकार ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतरिम अध्यक्ष नौरंग सैनी का कार्यकाल कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? देखिए, आंसर है 3 महीने के लिए। इसके बारे में देखे जानते हैं। भारत सरकार ने नौरंग सैनी के कार्यकाल को इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में 3 और महीने के लिए 5 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। उसको हम कहते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI। श्री सैनी जो IBBI के पूर्णकालिक सदस्य हैं को अक्टूबर 2021 में 3 महीने के लिए 13 जनवरी 2022 तक अपने मौजूदा कर्तव्यों के अलावा अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था और पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद MMS साहू और 30 दिसंबर 2021 को 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हुए थे वो। इसमें देखिए कुछ और इसमें कंटेंट है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का संस्थापक कौन करता है? भारत की संसद करती है, की थी और करती रहती है। और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को की गई थी। तो ये बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी के बारे में डिटेल्स थी। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, किस कंपनी ने प्रीमियर लग्जरी होटल मैंडरी ओरिएंटल न्यूयॉर्क में 73.37% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है? रिलायंस इंडस्ट्री और लिमिटेड। ये देखिए क्या है कि ये जो अंबानी जी की होटल से रिलेटेड जो बिजनेस है उसको ये और डेवलप कर रहे हैं अलग अलग यूरोप में, अफ्रीका में, और कह सकते हैं कि अलग अलग हमारे जो भी महाद्वीप हैं। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने मिड टाउन मैनहट्टन में एक प्रीमियर लग्जरी होटल मैंडरिन ओरिएंटल न्यूयॉर्क में 73.37% की नियंत्रण हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। IIL ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली शाखा रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड्स के माध्यम से कैमेन आइलैंड्स स्थित कोलंबस सेंटर कॉरपोरेशन की पूरी शेयर पूंजी का लगभग $98.5 मिलियन, लगभग कह सकते हैं 735 करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्य के लिए अधिग्रहण किया है। इसमें देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में आप जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज को जो कह सकते हैं जो CEO हैं मुकेश अंबानी जी हैं, 31 जुलाई 2002 को उन्होंने पदग्रहण संभाला। और इसके जो संस्थापक हैं इनके पिताजी मिस्टर धीरू भाई अंबानी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 को महाराष्ट्र में हुई थी। रिलायंस आपको पता है हमारे देश की और इसके बाद दुनिया की जानी मानी कंपनी है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्ष 2022 से कब प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? वीर बाल दिवस कह सकते हैं कि ये एक गुरु कुछ तेग बहादुर शायद कुछ हैं, ये हमारे सिखों के काफ़ी कह सकते हैं पॉपुलर गुरु हैं और इन्हीं के उपलक्ष्य में शायद रखा गया है, जो 26 दिसंबर को हर साल मनाया जाएगा। देखिए भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की PM मोदी की घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि सिख साहिबजादों के अतुलनीय बलिदान के प्रति यह राष्ट्र की सामयिक
श्रद्धांजलि है। श्री यादव ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह घोषणा अभिनंदनीय है। प्रधानमंत्री ने यह घोषणा कर पीड़ित मानवता के श्री गुरु गोविंद सिंह जी की महाराज की पुत्रों के अमर बलिदान को सम्मानित किया है। इस घोषणा में हर किसी को उनके सर्वोच्च बलिदान की जानकारी मिलेगी। इस ऐतिहासिक घोषणा से उन्होंने देश दुनिया के करोड़ों सिख समुदाय के लोगों की आस्था का सम्मान किया है। गुरु गोविंद सिंह जो कि कह सकते हैं कि सिख समुदाय के एक बहुत ही प्रचलित गुरु हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने हाल ही में पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए टीसीएस के एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जाहिर सी बात, जब पासपोर्ट की बात आएगी तो उसमें हमारा क्या होगा, फॉरेन मिनिस्ट्री उसमें इन्वॉल्व होती है, यानी विदेश मंत्रालय। तो देखिए क्या बात थी उसमें, पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम की शुरुआत 2008 में हुई थी और इसके तहत टीसीएस ने पासपोर्ट से जुड़ी नई दिल्ली 7 जनवरी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने शुक्रवार को कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए विदेश मंत्रालय ने उसे चुना है, मतलब उसे सिलेक्ट किया है। टीसीएस कंपनी जो टाटा कंपनी उसको क्या करती है, ऑपरेट करती है। देखिए लेजेंड्स लीग क्रिकेट ने हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया है? झूलन गोस्वामी जानते हैं इंडियन क्रिकेट टीम की आपकी क्या है, मेन बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं, उनको उन्होंने क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसने? लीजेंड लीग क्रिकेट ने। लीजेंड लीग क्रिकेट ने हाल ही में झूलन गोस्वामी को एलएलसी लीजेंड क्रिकेट की महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देने और क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्देश्य से ऑल वुमेन मैच अधिकारी टीम का एम्बेसडर नामित किया गया है। एमएलसी ने लीग के लिए सभी महिला मैच अधिकारिक टीम की स्थापना की है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को आईसीएमआर ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है? कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज। मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन के तहत कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल एम्ब्रियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर सतीश अडिगा को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना है। आईसीएमआर आपको नाम सुना होगा। आईसीएमआर हमारे लिए कई तरह के क्या करती हैं, दवाएं बनाती हैं, डोजेस बनाती हैं और अभी कोरोना समय में हमारे लिए उसने बहुत काम किया है, जो वो एक इंडियन सरकार की लिए बहुत हेल्पफुल हुई है और हमारे मानव जाति के लिए भी उसने बहुत सारे काम किए हैं। भारतीयों को हमें गर्व होना चाहिए आईसीएमआर पे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशंस के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें आईसीएमआर से डॉक्टर सुभाष मुखर्जी पुरस्कार भी मिलेगा। उन्होंने क्लिनिकल आईवीएफ और फर्टिलिटी रिसर्च दोनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को बीजिंग में स्थित बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उर्जित पटेल जी को। देखिए ये अक्सर चाइना में ही किया जाता है क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमिक है वो काफ़ी अच्छी खासी है, तो कह सकते हैं कि इसके बारे में और डिटेल। हाल ही में जिन लियूंग को 5 वर्षों के दूसरे कार्यकाल के लिए चीन स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष पद पर और उपाध्यक्ष पद पर उर्जित पटेल जी को जिन लियूंग के अनुसार एआईआईबी द्वारा एक गैर राजनीतिक संस्था के रूप में भारत में परियोजनाओं को जारी रखा जाएगा। बैंक के प्रबंधन मैनेजमेंट द्वारा राजनीतिक दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रस्तावित परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। भारत और एआईआईबी वर्ष 2016 में स्थापित 57 संस्थापक सदस्यों में से भारत एक है। भारत एआईबी चीन में 26.6% के बाद दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। वोटिंग शेयर में इसको 7.62% मिला था। भारत द्वारा आईबी में 4.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्राप्त किया गया है, जो किसी भी देश द्वारा प्राप्त सबसे अधिक ऋण राशि है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से वे गोल्डन ग्लोब अवार्ड की घोषणा की गई है? गोल्डन ग्लोब, देखिए गोल्डन ग्लोब ये एक कह सकते हैं कि ये हॉलीवुड से रिलेटेड है। जैसे हमारे यहाँ आईफा होता है और हमारे यहाँ बहुत सारे होते हैं, सिने अवार्ड होता है, उसी तरह ये गोल्डन अवार्ड
दिया जाता है हमारे यहाँ, कह सकते हैं कि फॉर हॉलीवुड के लिए रिलेटेड, किसी धारावाहिक के लिए दिया जा सकता है, किसी मूवी के लिए दिया जा सकता है। तो वो 79th अवार्ड है। उसमें देखिए इसके बारे में, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो समारोह अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय और अमेरिकी टेलीविज़न दोनों में फिल्म में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए आयोजित किया गया था। यह वार्षिक आयोजन का 79वां वर्जन था जिसने अमेरिकी टेलीविज़न में सर्वश्रेष्ठ को सम्मानित किया। साथ ही साथ 2021 में हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा चुनी गई फिल्म को भी सम्मानित किया गया। द पावर ऑफ द डॉग और वेस्ट साइड स्टोरी नाम की 2 फिल्मों ने 3-3 के साथ सबसे अधिक पुरस्कार जीते थे। अब देखिए कितने गांव को उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्व गांव घोषित किया है? 4। मतलब इनसे टैक्स लिया जाएगा, इनसे टैक्स वसूली की जाएगी यूपी गवर्नमेंट द्वारा। और वो जो राज्य हैं, वो जो कह सकते हैं कि गांव हैं, वो नेपाल सीमा से सटे हुए हैं। नेपाल सीमा सटे हुए हैं, जाहिर सी बात है वहाँ पे आवागमन होगा एक देश से दूसरे देश में, क्योंकि यूपी का बॉर्डर नेपाल से सटता हुआ है, तो वहाँ से हमारी राजस्व वसूली की जाएगी। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांवों के रूप में घोषित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित किया है। बहराइच के जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह ने कहा कि यूपी विधानसभा के आम चुनाव की घोषणा से पहले यह फैसला लिया गया है। अगला देखिए, किस देश ने डेल्टा क्रोन नामक कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट का पता लगाया है? साइप्रस। साइप्रस एक कंट्री है जो अक्सर थोड़ा सा किसी न किसी तरीके से आपको पता है कि कोरोना का कहर हमारे देश में चल रहा है और नए नए वेरिएंट आ रहे हैं। अभी इस समय मैक्रोन कोई वेरिएंट चल रहा है और हम लोग को उससे अवेयर होना चाहिए। लेकिन इसके बारे में देखिए, इसने नया एक वेरिएंट पता किया है, उसका नाम है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। देखिए कह सकते हैं साइप्रस कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया भर में दहशत का माहौल है। इस बीच कोविड-19 के एक नए स्ट्रेन का पता चला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक साइप्रस में डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिले जुले स्वरूप का पता चला है। वैज्ञानिकों ने ओमिक्रॉन और डेल्टा से बने कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाया है। साइप्रस के एक शोधार्थी ने कोविड-19 के नए स्ट्रेन डेल्टा क्रोन का पता लगाया है, जिसमें ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट के सम्मिलित रूप होने का दावा किया जा रहा है। इससे देखिए क्या हो रहा है, इससे साइप्रस में क्या है, डेल्टा क्रोन से हड़कंप मचा हुआ है। साइप्रस यूनिवर्सिटी में जैविक विज्ञान के प्रोफेसर और आणविक विषाणु विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रमुख लियोनिडी कोस्ट्रिकिस के मुताबिक साइप्रस में कोविड-19 का एक स्ट्रेन पाया गया है जो डेल्टा और ओमिक्रॉन को जोड़ता है। प्रोफेसर ने कहा कि वर्तमान समय में ओमिक्रॉन और डेल्टा सहसंक्रमण है। दोनों वेरिएंट को कॉम्बिनेशन से नया स्ट्रेन बनाया। डेल्टा जीनोम के अंदर ओमिक्रॉन की पहचान के कारण इस स्ट्रेन को डेल्टा क्रोन नाम दिया गया है। चलिए, तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस हैं जो हमारे लेटेस्ट अभी 12 जनवरी के क्वेश्चंस हैं, 12 जनवरी के क्वेश्चन है। और हम कल से आपको नए नए लेटेस्ट क्वेश्चन जो भी हैं उसके बारे में बताते रहेंगे।